अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई। हमने उस वक्त कोई इस मामले में पॉडकास्ट नहीं किया और अब हम इस पॉडकास्ट को हेल्प कर रहे हैं बिकॉज हमने खुद टाइम दिया कि सूरत हाल आलमी और सियासी तौर पर क्या बनेगी, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, पाकिस्तान अपनी शिया बरादरी और अपने लोगों से कितना इन्फ्लुएंस्ड होगा, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने या बिगाड़ने में कितने अहम साबित हों, और ये जो 12 रोजा जंग हुई थी इसका असल मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे या इसके पीछे तेल, असला और जियोग्राफिकल पावर का हाथ। और इन सब पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इश्तियाक अली मेखरी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। अब मैं चाहूंगी थोड़ा अपने आप को डिटेल इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन, ये तो बड़ा ये मुश्किल आजमाइश में डाल दिया आपने। आई एम वेरी स्मॉल मैन, आई एम ए जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन विद तकरीबन 35 साल अब हो गए जर्नलिज्म में। डॉन न्यूज़ से कैरियर शुरू किया था अपना, और उसके बाद तकरीबन 14 साल कलीस टाइम्स का ओपिनियन एडिटर रहा मैं। जबरदस्त। तो बस लिखना लिखाना, कोशिश करना कि सच के साथ खड़े रहने की कोशिश की है। आजकल तो सच महंगा नहीं हो गया? सच बहुत महँगा हो गया है, सच की कॉस्ट है। बस दुआ करें कि रूल ऑफ लॉ हो इस मुल्क में और सच की कीमत अदा होनी शुरू हो जाए। Right. बस यही है, और आजकल एक थिंक टैंक के साथ हूँ और उनका जर्नल एडिट करता हूँ। जबरदस्त। बस फिर ईरान और इसराइल की वॉर हुई। काफी दिन गुजर चुके हैं इस पर, लेकिन अभी इसको पॉडकास्ट में लाने के इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम असल मुहर्रिकात को जान सकें। 12 रोजा ये जंग हुई, इसके पीछे मेन मुहर्रिकात क्या थे? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ही आपका प्रोग्राम करना बिल्कुल सही टाइमिंग है उसकी, बिकॉज़ वो जैसे कहते हैं ना कि मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द ब्रिज। हम्म। तो काफ़ी वक्त गुज़रा, उसके बाद अब वो चीज़ें खुल के सामने आ गई, वो मुहर्रिकात जिसकी वज़ह से ये जंग हुई, और क्या पर्सपेक्टिव जो मिडल ईस्ट में आगे बनने जा रहा है, स्पेशली ईरान और एग्जैक्टली। इज़राइल के दरमियान। ये जो 12 दिन की जो जंग है, मेरी अपनी नाक़िस राय में, ये एक गैर ज़रूरी जंग थी। ओके। ये एक शोडाउन था, ये शोडाउन ऑफ एरोगेंस था, शोडाउन ऑफ ईगो था, और शोडाउन ऑफ रियल पॉलिटिक्स था ये, ओके। जो हुआ ईरान और इज़राइल के दरमियान, और ये जंग हरगिज़ नहीं होती। ये जंग करने की वजह ये थी कि जो नियोकॉन्स हैं, जो अमेरिका में नियोकॉन्स हैं, और जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के हम्म। बाद और इज़राइल जिस नहज पे पहुँच गया था, क्योंकि पिछले 1 साल से वो इस पे काम कर रहा था कि इट शुड टेक ऑन ईरान। तो उसकी जो बेसिक जो रीज़न आपने बताई वो बनी कि जो ओमान में टॉक्स हो रहे थे, जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे थे, ईरान वाज़ सक्सेसफुली हैंडलिंग दोज़ टॉक्स। हम्म। उसमें वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, के फर्स्ट टाइम नहीं कहूँगा बल्कि सेकंड टाइम कहूँगा, क्योंकि पहले जावेद ज़रीफ और उनकी जो कैबिनेट थी, जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओबामा के साथ नेगोशिएशंस की थी, और वो जो इतना बड़ा लैंडमार्क न्यूक्लियर डील जो कि ईरान ने और यूएस ने बिल्कुल। साइन की थी, वो थी। उसके ट्रंप ने फर्स्ट तुम उसमें तो उसको आते ही उड़ा दिया था उसको। तो चूँकि दूसरी दफ़ा ये एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी कि तेहरान विल एंटर इनटू अ फॉर्मल टेबल टॉक विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब ये हो राइट। गया, तो इज़राइल की जो अपनी जो पावर डायनामिक्स हैं रीजन को कंट्रोल करने की, हम्म। वो बहुत वीक होने लगी। तो उसमें उन्होंने देखा कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ओमान में कामयाब होने के बावजूद भी ये अटैक हुआ, क्योंकि दे वर गोइंग फॉर द सेकंड राउंड ऑफ यस। टॉक्स इन रोम, एंड द फॉर्मेट वाज सेट दैट दे विल रीच अ डील, बिकॉज़ ऑल दैट Trump was interested in that Iran should not go nuclear. That's the one राइट। point agenda. Israel has a हम्म। plenty of agenda as far as Iran is concerned. उसने उसका अटैक करना, ये एक बर्सर्क अटैक था, एंड मेरी लिमिटेड रीडिंग के मुताबिक द यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट ऑन बोर्ड व्हेन इजराइल टुक हम्म। ओवर डायरेक्टली ईरान। ओके। तो ये जो पॉइंट था, ये बहरहाल ये 12 दिन की जंग जो जंग थी, जिसमें खुद इजराइल का जिस वक्त स्टेट बैंक कहता है कि इट लॉस्ट $6 बिलियन इन $6 बिलियन, स्टैगरिंग इन इन ओनली द वॉर। मच कॉस्ट इज जस्ट टू बी इनकर्ड ऑन द जो लॉसेस हुए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इस वॉर में इजराइल फेस द म्यूजिक के बम्बार्डमेंट क्या होती है, यस। इज़राइल फेस द म्यूज़िक की कैजुअल्टीज़ क्या होती हैं, हम्म। इज़राइल फेस द म्यूज़िक के हॉस्पिटल्स का गिरना क्या होता है, और एक्सोडस क्या होता है। राइट। मैं तो ये कहता हूँ ऑन अ वेरी लाइट टोन, अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट खुला होता, तो 60% ऑफ अमेरिकन इज़राइली पॉपुलेशन जो है ना, वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैठी होती। बिल्कुल ऐसा ही होता। लेकिन ईरान ने इसराइल को एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है जवाब दिया। क्या आपके ख्याल में ईरान कामयाब रहा इस जवाब में? ये बहुत मुश्किल असेसमेंट है ये, लेकिन हम्म। मैं बहुत हॉनेस्ट रहूँगा, क्योंकि मेरा ईरान मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मैं अपने जानने वालों में, नाक़िदों में क्रिटिक के तौर पे भी शुमार किया जाता हूँ ईरान का।
ईरान की अपनी जो प्लस हैं वो अपनी जगह हैं और जो उसके माइनस हैं वो अपनी जगह हैं। मैं समझता हूँ कि ईरान ने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन बहुत बिलेटेड जवाब था। ओके। अगर यही जवाब जब 2 दफ़ा इससे पहले ड्रोन्स फ्लाई हुए, ईरान 2 दफ़ा पहले अटैक हो चुका है, फिज़िकली अटैक हम्म। हो चुका है, इट्स सोवरेनिटी हैज़ बीन वायलेटेड। यस। फर्स्ट वो जब हमास के चीफ को असैसिनेट किया गया इनसाइड तेहरान व्हेन ही वाज स्टेट गेस्ट। सेकंड, उसके बाद जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज के करीब, इस्फहान के हम्म। करीब जब इसराइल ने ड्रोन्स फ्लाई किए थे, उन दोनों पे जो ईरान ने जो रिस्पांस किया जो आयरन डोम पे था, वो बहुत ही जैसा होता है ना कि ना होने के ना बराबर होने था। के बाद उसको मैं दिखावा था। थोड़ा सा दिखावा तंजिया ये भी ज्यादा कहना था। चाहूंगा कि दिवाली की तरह था वो, कि फुलझड़ियां आपने टेल अवीव के ऊपर छोड़ दी, राइट। और वो भी इन्फॉर्म करने के बाद कि दे आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू फ्लाई मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। यस। तो वो तो सारे 80% ज्यादा तो इंटरेस्ट, वो मैं दो प्रीवियस इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ एक लीथल फॉर्मल अटैक ईरान कर देता ऑन एनी मिलिट्री साइड, जरूरी नहीं कि हम्म। सिविलियन पे करे, तो वो रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा जाता। लेकिन चूंकि वो ईरान ने नहीं किया, ना ईरान मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो इसराइल ने जो अटैक किया, जो जून में अटैक हुआ, जो ग्रेट। जून 11 या 12 को शुरू हुआ था, इट वाज सच ए लीथल अटैक कि ईरान एंटायर मिलिट्री लीडरशिप वाज कॉट ऑफ द गार्ड। आपने देखा कि उनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप वाज एक्सटर्मिनेटेड इन हम्म। वन गो। दो बहुत नेगेटिव बड़ा नुकसान। बहुत बड़ा नुकसान, दो नेगेटिव्स ईरान के सामने उठ के आए। इट वाज सच अ बिग सिक्योरिटी फेलियर ऑफ ईरान, such a big intelligence failure of Iran, and a big loss and a question mark for the Islamic Republican Guards, कि उनकी इंटेलिजेंस और उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस, उनकी फिजिकल इंटेलिजेंस कहाँ थी व्हेन द फर्स्ट एलियंस वर टोटली एलिमिनेटेड। इसका मतलब, और ये भी बात साबित हुई कि इजरायली पेनिट्रेशन वाज वेरी मच देयर, क्योंकि शुरू के जो 4-6 घंटे थे जब इजराइल अटैक्ड ईरान, ईरान वाज नोवेयर टू बी सीन इन ए रिजॉइंडर मैनर। ठीक ये है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो हर जगह से ड्रोन्स ईरान के अंदर से फ्लाई हो रहे थे, बाहर से फ्लाई नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि इंट्रूजन और उनकी पेनिट्रेशन इजरायली जायंस की इतनी ज्यादा थी, विच इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर द प्रेजेंट लीडरशिप। सैयद अली खामनाई साहब को इसको नोटिस में लेना चाहिए कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये अटैक उन कई हफ्तों के बाद आया है जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान की टॉप लीडरशिप, आई मीन कि द मिलिट्री एंड सिविल कॉम्प्रोमाइज्ड है। और कुछ नाम भी मीडिया में ऐसे आ रहे थे, लेकिन हम्म। ज़ाहिर है उसका तेहरान की तरफ से डिनायल ही आना था। लेकिन इस वाक़ये ने साबित किया कि देयर वाज़ सम कॉम्प्रोमाइज़ एज़ वेल एज़ अ कंप्लीट फेलियर। Iran did a better job by attacking Israel and made it pay, जिसकी वजह से आज इसराइल बिल्कुल खामोश है। आपने देखा होगा तकरीबन 3 हफ्ते हो गए बिल्कुल। ईरान का तो नाम भी नहीं लेता, बिकॉज नाउ इट्स फोकसेस ऑन Gaza and Middle East and other things. तो but having said that, I will say that it's a security failure for Iran, and it has to stress on it. Where was Iran's air force, हम्म। by the way? Why did Iran's air defense system was taken down so soon? Iran is one of the biggest military power in the region, यस। as far as compared with other small, those minion Middle Eastern states. So if it had to face this music, it means there was some lacuna in its security apparatus, and Iran should look into that. क्या ईरान की स्ट्रैटेजी यही थी कि उसे ऐसे ही चलना है? वो नहीं चाहता उसके साथ वो हो जो गजा में हो रहा है? वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। देखिए, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ईरान, मैं ये कहूँगा कि पिछले 30 साल से, जो 30-40 साल जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में गुजरे, ईरान ट्राइड टू टेक ऑन इसराइल फ्रॉम हाइप। ओके। उसकी जो पॉलिटिकल कंजम्पशन थी ईरान की, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी, वो एंटी इसराइल पे बेस्ड थी। आप एक अल-कुद्स फोर्स बनाएँगे, आप जाएँगे एक दिन इसराइल को तबाह बर्बाद कर देंगे, उसको बिल्कुल ही मतलब इट हैज़ नो राइट टू एक्सिस्ट, एनिहिलेट कर देंगे। इस इन इन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग्स पे आपने अपनी डोमेस्टिक पूरी पब्लिक ओपिनियन को आपने लॉजिकल की बजाय हाइपोथेटिकली चले। हाइपोथेटिकल आपने डील करने की कोशिश की, लेकिन जब लॉजिक की बात आई तो यू वर नोवेयर टू बी सीन। क्योंकि ये और ये देखें, और इसमें मैं एक चीज़ मैं आपको पिछले अपने सवाल में ज़्यादा रेलिवेंट था, मैं यहाँ बता देता हूँ। वो ये कि पिछले आप 16-17 मंथ्स का जायजा लें, तो इसराइल वॉज टेकिंग ऑन ईरान ग्रेजुअली इन अ मिलिट्री मैनर। इट एक्सटर्मिनेटेड योर एंटायर हिजबुल्लाह। वो जो हम्म। पहला जो एपिसोड हुआ था जिसमें उन्होंने सेल फोन्स के जरिए, वो माइक्रोचिप्स के जरिए एंटायर एग्जैक्टली। लीडरशिप को ढूंढ कर, आपने सुना था ना, बैरूत और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में सेकंड टियर लीडरशिप हिजबुल्लाह वाज गॉन व्हेन दे जस्ट पिक्ड अप देयर फोन, इट वाज एन हेलो एंड इट वाज ऑल ओवर। तो ये पॉइंट वन था। उसके बाद देन दे टुक ओवर हसन नसरुल्लाह, देन दे टुक ओवर ऑल द शिया प्रॉक्सी लीडरशिप दैट वाज देयर इन सीरिया एज वेल एज इन इराक। So Iran was on a decimating note all these months.
बट व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ ईरान? इट वाज साइलेंट. जैसे आपने सवाल हम्म. किया कि वो एक गजा नहीं बनना चाहते थे बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक ऑन अमेरिकans, दे डोंट वांट टू टेक ऑन इसराइलीज, बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि दैट अ लीथल confrontational attack will come on their territory, but it came. इट केम. और इसराइल का जो अटैक था वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ था. क्या इसराइल ये अज्यूम कर रहा था कि ईरान जो है वो कोई रिस्पांस नहीं देगा और इंटरनेशनली भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा? देखिए, ईरान इसराइल रिजॉइंडर और रिटेलिएशन तो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो ऑब्वियस था, हम्म. और वो तो ईरान को देना भी था. लेकिन ईरान हैज़ अ सिविलाइज्ड, मोर सिविलाइज्ड कल्चर, और इसमें मैं अप्रिशिएट ईरान को इस तरीके से भी करूँगा कि दे टुक द एंटायर हॉरिजॉन इनटू कॉन्टेक्स्ट. उन पे फर्स्ट डे अटैक होने के बाद, जिसमें इस्फहान पे भी अटैक हुआ, तेहरान में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई, उसके बावजूद दे वर साइलेंट फॉर ऑलमोस्ट 2.5 days, which is a pretty long period. And what they did was they went and knocked at the door of the United Nations, which many thought is a very stupid act, because UN has never come to rescue anyone एग्जैक्टली. in any case, and at least as far as Muslim countries is concerned. Saddam's Iraq was taken out on a flimsy pretext of weapons of mass destruction. No one came to say. Libya was taken out, Syria was taken out. उन्होंने ये करके they just tried to cultivate the public opinion, which went well. As far as diplomatic context is concerned, it went very well. But as far as military point of view is concerned, they had the second thoughts, because attacking Israel is attacking United States, and that Okay. is what happened. President Trump basically jumped into the war by flying Exactly. those B-52 bombers, those stealth bombers, by bombing all these nuclear installations. So Iran was one step forward and two steps back while taking on Israel. But good that it took that दैट स्टेप. that step. राइट. ईरान की और इसराइल की जंग, क्या ये आइडियोलॉजिकल इनका क्लैश है या इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं? अपनी पावर शो करना है, जो है असले की नुमाइश के अलावा जो है आपने जो आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन है उसमें अपनी पावर को शो रखना है, तो पीछे क्या रीजन, असल रीजन क्या है? मैं इस सवाल का जवाब यकीन जाने कई साल से देना चाह रहा था, और ये प्लीज. कैसे मैं अब एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ आपके शो में जो शायद डेब्यूट होगी, और आपके सुनने वाले और आपके इस शो को देखने वाले वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, वेल दैट्स अप टू देयर इंटेलेक्चुअल डोमेन. मैं ये समझ, मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान एंड इजराइल आर द ओनली लॉजिकल अलाइज इन द रीजन. रियली? या क्योंकि हाउ? इट्स बिकॉज बेसिकली इट्स द पर्शियन, इज द अरबियन confrontation which is there ओके. for hundreds of years. Iran is a civilized, Iran is a great civilization. It has made its own mark. All that is has to do in the form of confrontation is with the Arab states. It has Iran has territorial problems with UAE. It has issues with Saudi Arabia in the ideological context. Ideological context आएगा तो यहाँ आएगा. Despite being same religion, same thing, there is a severe ideological context which is in the political frame of mind, which is not in the sacrosanct scan of fiqh or anything else. That is always there. But I think it's the political ideological clash with Saudi Arabia, and if it is a clash with Saudi Arabia, it's with almost 46, 47 Muslim countries of the world who prefer to align with Saudi Arabia because it takes the leadership of the Sunni Muslim world. Having said that, there is only one Shia Muslim country and another smaller country like Azerbaijan or Iraq or Syria or other thing. We are only 11% in Pakistan as far as the Shia population is concerned. So the ideological conflict basically generates with the Arabs. But Okay. as far as Israel is concerned, there is a political angle that was initiated, that came into being since the 1979 Iranian Revolution. It is the Khomeini's mindset that Israel is a Jewish state, is a Zionist state, it's an occupant state, and it should never be treated at par, and it should never be recognized, and all sort of confrontation politics जो है ना वो इसराइल के खिलाफ की गई. इसलिए पहले दिन से वो खुद फोर्स बनाएंगे और वो इसराइल को तबाह बर्बाद कर देंगे. ये सारी जो चीज़ें थी ये आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में था, और वो इतना इनग्रेन्ड हो गया है अब इरानियंस के माइंडसेट में माइंडसेट. कि वो इसराइल इज टेकन एज द. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक बहुत ही लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसको इनग्रेन किया है. वो ये है पैलेस्टीनियन इशू. Yes. As far as the Palestinian issue is not resolved,
A state of Palestine is not comes into being, and Israel evacuates occupied territories in Syria, which is Golan, and which is in Lebanon, and till then nothing can move forward. So that is the prime thing which has been going. But now, as far as situation of today is concerned, 22nd of July, that stands completely changed. Israel is a dominant force as far as political and military per se is concerned, because it has taken out the military might as well as the proxies that Iran had in the region. Iran has a long way to go if it has to assert itself. और अभी आप प्रॉक्सीज की बात करें, बज़ाहिर हमें लग रहा है कि काइनेटिक वॉर जो है इसराइल और ईरान के दरमियान ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्या इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल वॉर का, प्रॉक्सीज वॉर का, साइबर जो हमले होते हैं उनका? क्या ये चल रही हैं इसराइल और ईरान के दरमियान, और चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं और कब तक चलेंगी? ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि काइनेटिक एस्पेक्ट तो अब एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन ओनली फॉर द लिमिटेड फेस काइनेटिक दोबारा हो सकता है। दोनों की पॉलिटिकल एग्जिजेंसीज उनको काइनेटिक करने पे मजबूर कर सकती है। इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प गोज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक, जो आजकल उनके हालात वैसे ही काफी खराब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना गोल पोस्ट पिछले 6 महीने में काफी दफा चेंज किया है, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे वो टैरिफ्स हो, वो कभी रशिया के साथ पीस करने जाते हैं, फिर अचानक जो फैसला कर लेते हैं कि यूक्रेन को दोबारा आर्म करना है। सो जो ये जो पेंडुलम अमेरिका में स्विंग हो रहा है ना, ये बेसिकली इजराइल पे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। इस विल एम्बोल्डन इजराइल टू टेक ऑन ईरान वंस अगेन, because it might also be closely watching how Iran is responding. What Iran has to do instantly is to rebuffer its air defense systems again. Okay. उनको दोबारा करना पड़ेगा. It has to concentrate on a very strong air force. It has to beef up its intelligence, which was a disaster as far as this last month episode is concerned. If it doesn't do that, there's a chance of kinetic as well. But as far as cyber and other things are concerned, the drones and all things, Israel has a leeway. It has a superior advantage. और ईरान बड़ी मिलिट्री माइट होने के बावजूद भी प्रिसिशन टारगेट में इसराइल का कोई सेकेंडरी नहीं है। वो बहुत प्रिसिशन अटैक कर सकते हैं, एंड इट हैज द कैपेबिलिटी एंड इट हैज द ऑडेसिटी आल्सो टू डू दोस precision attacks. So this is where the war is at a standstill. It's like a lull before peace कहते हैं ना, तो it's वो तूफान आने से पहले जो खामोशी होती है, ये वाली खामोशी है, and it could break any time. It has to do with US. What US and Israel decide in the political context of the Middle East, Iran will have to face it. ओके, यूएस की हम बात करें, ट्रम्प ने जब स्टार्ट की थी अपनी कैंपेन, ही वाज कमिंग विद दिस एजेंडा कि पीस होगा और वो वॉर्स को जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे एंड पीस लेके आएंगे। Correct. लेकिन आते साथ ही सिनेरियो हमें लगता है कि बहुत चेंज हो गया, जो आपने बात की। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन क्या है? क्या अपना मौकफ चेंज कर लिया ट्रम्प ने, या उनकी जरूरत है? ट्रम्प साहब ने तो पता नहीं मौकफ चेंज किया नहीं किया, लेकिन जो अमेरिका में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको आईएनसी के कहते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में तो आईएनसी का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लेकिन बहरहाल वो जो अमेरिका में जो आईएनसी है वो इतनी पावरफुल है कि इट्स द पेंटागन बेसिकली विच रन्स द गवर्नमेंट. इट्स द सीआईए विच रन्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिहाइंड द शैडोज. कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, तो ये तो सेरेमोनियल है, एग्जीक्यूटिव है. लेकिन अमेरिका की जो ब्यूटी है वो ये कि इट गोज विद द बुक. ओके. लेकिन वो बुक भी कभी कभार उस वक्त तक नहीं नजर आता, क्योंकि देखिए अगर बुक से जाना था तो ट्रम्प वुड नॉट हैव फ्लोन सॉर्टीज ऑन ईरान विदाउट टेकिंग कांग्रेशनल अप्रूवल, बट इट वेंट. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट इट्स द पेंटागन व्हिच कॉज्ड द शॉट. तो जब ट्रम्प का जो सेकेंड टर्म था, उनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी, ही वांटेड टू मेक पीस, ही वांटेड टू इमर्ज एज अ मैन ऑफ द पीस. सो वॉकिंग टुवर्ड्स रशिया वाज अ बिग डील. और उन्होंने इस तरीके से किया था, उन्होंने हेनरी कैसिंजर का वो जो थ्योरी थी कि इफ यू वांट टू कन्फ्रंट रशिया, मेक पीस विद चाइना, जो 1970s में किया था, उसको उन्होंने इस तरह रेप्लिकेट यहाँ करने की कोशिश की थी, बिकॉज इस वक्त नाउ ट्रम्प वांट्स टू टेक ऑन चाइना. Okay. Because it is a emerging power as far as economy is concerned, as far as military is concerned, the southern sea of China, ये हर चीज को इनको टेक ऑन करना है. तो उन्होंने क्या किया, तो ट्रम्प ने फैसला किया कि ही विल बिफ्रेंड पुतिन टू पुट चाइना इन अ टाइट कॉर्नर. लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह सिर्फ ये कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्रिवेल हुई. यूरोप में बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट था कि बिकॉज यूरोप वाज सेइंग दैट वी हैड फाइनेंस अराउंड
$60 to $80 billion तो यूरोप ने अभी तक यूरोप में यूक्रेन में फाइनेंस कर दिए हैं। एंड बिल्कुल। यूक्रेन इज ऑन इस वक्त भी इज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक। रशिया हैज एन हेडवे, काफ़ी टेरिटरीज अभी रशिया के पास हैं। तो ये जो रीज़न बना है वो ये कि ये चेंज ऑफ हार्ट जो हुआ है ये मिलिट्री एक्सिजेंसी की वजह से हुआ है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन अ वेरी फोर्स टाइट कॉर्नर, और उसी की वजह से और ईरान के साथ भी जो गुफ्तगू शुरू की हम्म। थी उन्होंने, जो ओमान में और फिर रोम में हो रही थी, उसमें भी ये था कि एटलीस्ट एक डील आ जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प विल हैव समथिंग टू एज अनदर फेदर इन हिज कैप, दैट ही हैज पुट ईरान आल्सो इन द राइट। बॉक्स। लेकिन वो नहीं हुआ। आई थिंक दिस पीस मेकिंग से वॉर मॉन्गरिंग का जो फेज है, दिस इज गोइंग टू रीडिफाइन a sort of a new cold war, and that also at a time when multilateralism is emerging in the world, because राइट। they are taking हाँ। on BRICS and other things। उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ, एग्जैक्टली। फिर टॉपिक निकल जाएगा। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, जी प्लीज। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को मज़ाहमत भी करनी थी इसराइल के हमले के खिलाफ। अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हमारे कुछ ऐसे ही चल रहे हैं आफ्टर आवर ओन वॉर। अब दूसरी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी है अपनी कौम का। हम जज्बाती कौम है, ईरान जी ने जी हमारे साथ पास्ट में क्या किया हम वो भूल जाएंगे, बट क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और हम इसराइल के हमेशा खिलाफ रहे हैं। जी। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही और आपके ख्याल में जो स्ट्रेटजी रही वो कितनी बेहतर थी? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, हम्म। एंड पाकिस्तान शुड बी कमेंडेड फॉर दैट। हालांकि पाकिस्तान वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट फेस। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है। यस। ईरान में कोई भी फॉल आउट होता है, अगर खुद इन केस ऑफ अ फॉल ऑफ रिजीम, इन केस ऑफ मास एक्सोडस, इन केस ऑफ बिग टेररिज्म ऑपरेशंस ऑन द बॉर्डर, उसका इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पे पाकिस्तान पे आएगा। आएगा। और पाकिस्तान एज चूंकि ईरान हैज टेकन ऑन इसराइल, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट किए बगैर भी नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी, जैसा आपने कहा कि हम जज्बाती कौम हैं हम तो, और वाकई में बहुत जज्बाती हैं। तो ब्रॉडर पिक्चर तो हम कभी देखते ही नहीं। तो अगर हम वो नहीं होता, वो अगर ईरान के साथ वो जो चले सेरेमोनियली कह लें, अगर वो सपोर्ट नहीं आती, तो फिर यहाँ पर रिसेंटमेंट पैदा होना शुरू हो जाता। तो लेकिन ये एक बड़ी हैरत की बात है कि इस बार इधर से इतना ज़्यादा रिसेंटमेंट पाकिस्तान की या कंट्रोल कर लिया गया। कंट्रोल तो हो चुकी हैं चीज़ें। यू आर ए कंट्रोल स्टेट एनीवे। तो एंड कंट्रोल अवाम एनीवे। अवाम एनीवे, और फिर वो जज्बात और वो चीज़ें हो गई है। सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि टू साइड्स ऑफ द कॉइन बिल्कुल सामने आ जाती है ना। तो ईरान की बात आते हो तो ईरान को तो वो करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा जो था वो है वाशिंगटन। हमारा अलाइड अलाई है वो, हमारा मिलिट्री का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सप्लाई वो है। And we can't take on America when we are dealing with IMF, when we are dealing with several host of issues, फिर एग्जैक्टली। हमारे security issues, and we had our just 4 day brawl with India, यस। and then China factor, ये तमाम चीज़ों में तो पाकिस्तान played a very balancing role, and I'm sure के behind the curtain we reached out to Tehran as well, or we reached out to Washington as well। वो जो ट्रम्प की और आर्मी चीफ की मीटिंग ठीक हुई है। थी वो भी आपके सामने है, क्योंकि it was जस्ट आफ्टर it, दिस it was like a सिनेरियो। it was like a bolt from the blue। It wasn't expected that that meeting is going to take place, but that happened. It means that Pakistan had put it in the right strategic place by probably telling both the countries that it's time to behave, ओके। it's time to don't cross the red line where you both will be in problem. And I think Pakistan played a very good role, and in future also, because previously also during President Trump's first administration, former Prime Minister Imran Khan was also invited and asked to mediate between Iran and Saudi Arabia, and राइट। he went on the diplomatic spree as well. So I think Pakistan should retain this role of acting as a honest mediator between the Arabs, between the Iranians, and now as well as with the Americans as well. पाकिस्तान की बात करें, इब्राहिम अकॉर्ड, इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टैंस होगा, होना क्या चाहिए, अभी तक क्या है? और मैं चाहूंगी इसको भी थोड़ा सा जी आप एक्सप्लेन करें। जी। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड इज अ रियलिटी। इस वक्त तक जो है वो कई मुल्क उसको एक्नॉलेज कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा यूएई है, और यूएई को एक्नॉलेज करना बहुत बेहतर। और यूएई ने देखे ना, इट हैड द करेज एंड इट हैज द विजडम टू सेंड इन एन एड एयरक्राफ्ट to Israel when this war was going on. It means when you come on terms on a diplomatic level, then there are certain things that you need to do. So UAE did that. So several other countries have also recognized. Bahrain has recognized, and there are so many countries. So now Abraham, now they are working on Abraham Part 2.
which is obviously Saudi Arabia and a number of other African countries. And as far as my limited knowledge, मेरी जो नाक़िस मालूमात के मुताबिक चीज़ें अंडरग्राउंड तय हो चुकी हैं, because you have a very great leadership in Saudi Arabia in the name of Mohammed bin Salman. He's a very far-sighted man. He has a visionary plan for his country, as well as he has a visionary plan for the entire Middle East. And plus, they are in conformity with UAE, which is another emerging power. They are in conformity with Qatar. So I think things are there. Okay. What Mohammed bin Salman has come up to, if you follow especially the Western press, the critical Western press which is pro-Israel, you will get an assured assumption that Saudi Arabia will not go a step back in recognizing Israel if there is a Palestinian state solution. So things are being worked out. Now it remains to be seen how soon they are going to be worked out. As far as Pakistan is concerned, आई थिंक पाकिस्तान मैं अपना ज़ाती ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मैं आपके शो को इससे बड़ी उज़्ज़मा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब सऊदी अरब रिकॉग्नाइज़ करेगा तो पाकिस्तान विल आल्सो गो फॉर इट, बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इज़राइल एंड देयर इज़ नो हार्म इन रिकॉग्नाइजिंग इज़राइल। और ये मैंने 2 ढाई साल पहले डिफेंस जनरल के एक आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र है आज तक आराम से अपने घर में ही हूँ। तो उसमें ये ख़ास बात ये है कि वी हैव नो confrontation as per se with Israel as we have with India, that there is a territorial dispute, there's a water dispute and the other dispute. So if the Palestinian issue is addressed, if the Palestinians are on board for any kind of a conformity wherein they are going to get a recognition, they're going to get autonomy, they're going to get sovereignty and a piece of their independent land, I think Pakistan should But also go for recognizing बट Israel. इसराइल देगा इतनी कैपेसिटी I think Israel is a diminishing power now. It stands decimated, especially after this 12 days of war. उसको अपनी औकात अच्छी तरीके से मालूम हो गई है. It cannot go for another full-fledged war with any other country. वो जो किसी ज़माने में बात की जाती थी ना कि इसराइल हम पे हमला कर देगा, तो हम पे तो खुजा इधर से नहीं हमला हो सका, ईस्टर्न बॉर्डर से, तो उधर से तो कहाँ से होगा. तो I think Israel is internally it's taking notes. Okay, now the earlier this settle down with the Middle East, especially with Saudi Arabia, because business interest भी बहुत ज़्यादा हो गया. एग्जैक्टली जॉर्डन के साथ उनका वाटर है, फिर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, फिर देयर इज इन्वेस्टमेंट दैट दे लुक अप फ्रॉम Saudi Arabia. If President Trump can ask for trillions of dollars of investment from Saudi Arabia, and without any audacity that if you don't do this, we are going to do this, it means there is a lot of money involved. Plus, the China factor has also come in. China has emerged as the biggest mediator in the region. It has mediated between Iran and Saudi Arabia. So Israel can't ignore all these facts. So I think Israel is trying to learn the lessons that as a maximum it could have expanded itself. It expanded. It went for a 12-day showdown. Now it's time to settle with the Muslim world. It should have the wisdom to strike a deal with the Palestinians, vacate lands, the land for peace जिसे कहा जाता है. बिल्कुल. And I think that's the only way to go. लेकिन पाकिस्तान की आवाम क्या ये बर्दाश्त करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा जब कैंपेन्स चलाई जाती हैं और सियासी पार्टियां जो हैं, एक बड़ा मोटिव होता है हम इसराइल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हम इसराइल के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे. तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत या जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये स्टेप ले सकेंगी? पाकिस्तान की आवाम की तरफ से क्या रद्द अमल आएगा इसराइल के मुझे खिलाफ? पाकिस्तान की सियासी पार्टीज के बारे में ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है. ओके. क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को असर्ट नहीं किया. उन्होंने वो तो इतनी जल्दी मतलब मान जाते अब मैं एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक मुहावरा है, वो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता. तो इतनी जल्दी तो मतलब वहाँ वो काम नहीं करते जो हम लोग यहाँ कर लेते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी से तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है. लेकिन जो हार्ड लाइन है, सो कॉल्ड हार्ड लाइन है, इस्लामिक फंडामेंटल फोर्सेस थी, वो कहाँ थी भाई? वो जब ये 12 दिन की जंग हो रही थी, वो जमात इस्लामी बेचारी कहीं एक दुक्का जगह निकल के आई, वो भी गायब हो गए, उनकी लीडरशिप भी गायब हो गई, और वो इंथुसियाज्म जो जमात इस्लामी में वैसे नजर आता था नहीं आया. तो कहाँ गए वो हमारे पता नहीं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम टी से शुरू होता है, और वो मौलाना फजलुर रहमान एंड दीगर कंपनीज कहीं नजर नहीं आए ना. वो इसका मतलब है कि दे आर ऑल मैनेज, दे आर ऑल कंट्रोल, दे नो हाउ टू बिहेव, दे नो हाउ टू डू. अगर स्टेट फैसला करेगा, if the state of Pakistan decides that it is in the best national interest to go for recognizing Israel or go with the Muslim world, ultimately Pakistan will go. And Islamabad should not keep itself behind.
हम्म। We have to move on, we have to grow, and we have to march our steps how the world is moving. ओके। चाइना चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, क्या वो इफेक्ट नहीं होंगे इस ट्रीटी के बाद, किसके बाद? इसराइल के बाद? इसराइल को एक्सेप्ट करने के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि चाइना इज अ वाइस पावर. हम्म। चाइना का हॉरिज़ॉन बहुत बड़ा है, अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा हॉरिज़ॉन है। लेकिन राइट। 100 कंट्रीज़ के साथ वो अपना ट्रेड डील कर रहे हैं। उनका बीआरआई, उनका सीपेक वगैरह जो है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनका भी इज़राइल के साथ यही है। रशिया का भी यही है। रशिया इज़ इन अ कन्फ्रंटेशनल मोड विद इज़राइल एट द मोमेंट। इज़राइल इज़ आल्सो कन्फ्रंटेड, प्रोवाइडेड देयर शुड बी अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन इश्यू। सो डोंट यू थिंक कि ईरान फिर बिल्कुल अकेला रह जाएगा, अकेला या क्या? ईरान भी दोस्त बन जाएगा? नहीं, नहीं, ईरान का तो विन-विन सिचुएशन हो गया। अगर प पैलेस्टीन इश्यू वैसे एड्रेस हो जाता है, तो उनके तो गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। आई थिंक दैट इट विल बी आउट ऑफ सैंक्शंस वेरी सून। अगर वो अमेरिकन्स के साथ एक और न्यूक्लियर डील कर लें, उनको तो इस तरफ फोकस करना चाहिए कि भाई आप सैंक्शन से बाहर हैं। 40 साल से आपने अपने मुल्क को सैंक्शंस में रखा हुआ है, सिर्फ इस ज़िद पे कि आप अमेरिका से दोस्ती नहीं करेंगे। भाई खुदा ठीक के है। लिए दोस्ती करो। अमेरिका इज़ अनदर कंट्री, और आपका इतना बड़ा डायस्पोरा वेस्ट कोस्ट में रहता है, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यू मेक्सिको, पता नहीं कहाँ-कहाँ, सिएटल, वाशिंगटन स्टेट, उसको आप प्रमोट करें, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। ट्राई टू बीफ्रेंड अमेरिका, बिकॉज़ देयर आर लॉजिकल पॉलिटिकल इश्यूज़ दैट यू नीड टू एड्रेस। आप दुश्मनी की बुनियाद पे अपने मुल्क को सैंक्शन में नहीं रख सकते। और एज़ फार एज़ दिस, अगर अगर ये पैलेस्टीन इश्यू रिज़ॉल्व हो गया, तो 50% प्रॉब्लम तो ईरान का वैसे ही सॉल्व होने लगता है। किसी और ने दुआ की और दुआ उनको लग गई। ओके, तो अब ओवरऑल जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि दुनिया में विन विन सिचुएशन होगी आफ्टर जी। दिस। तो आपको लगता है कि इसराइल एक्सेप्ट कर लेगा पैलेस्टीन को? इज़राइल तो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इज़राइल को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। ओके। उसके लिए सऊदी अरब को असर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। क्या सऊदी जीसीसी, अरब कर लेगा? सऊदी अरब उस वक़्त करेगा जब इज़राइल टेरिटरीज़ वेकेट करने पर राज़ी होगा। देयर इज़ हम्म। समथिंग दैट शुड बी ऑन द ग्राउंड इन दैट शुड बी सीन। जैसे कहते हैं ना, जस्टिस इज़ जस्टिस व्हेन इट इज़ सीन टू बी डन। यस। तो जब पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ कुछ वेकेट करेंगे, ये जो गज़ा में जो इन्होंने पागलपन अभी लगाया हुआ है कि वो पूरे गज़ा को वेकेट कर रहे हैं, 2 बिलियन को एग्जैक्टली। ले जाके किसी कोस्टल हम्म। कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके आबाद कर रहे हैं। द वेस्ट इज साइलेंट। इट्स अ क्रिमिनल साइलेंस फॉर ऑन जेनोसाइड। इसके खिलाफ सऊदी अरब को बहुत खुल के आना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये वॉर का फेज जैसे जैसे सेटल होगा और यूक्रेन किसी नतीजे पे पहुंचेगा, उसके बाद आई फोर सी के सऊदी अरब विल स्टार्ट स्पीकिंग। एंड सऊदी अरब स्टार्ट स्पीकिंग का मतलब है कि पूरा जीसीसी विल स्टार्ट स्पीकिंग। और ऑब्वियसली जो बहुत सारी जो मीना की कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट एंड एग्जैक्टली। नॉर्थन अमेरिका, Northern Africa, that will start speaking, and it's a commendable force. It's a big force, बार and I बार think इसी जगह, diplomacy will change. Diplomacy will change. बार बार एक ही पॉइंट को मैंने इसलिए क्वेश्चन जी, किया प्लीज। क्योंकि मुझे बहुत अरसे से हम सारे सऊदी की तरफ देख रहे हैं कि वो कब I बोलेंगे। can see you're acting an international. सो वो कब वो स्टेप लेंगे, बट हम फोर्स नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे, हमें हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं हम वहां से। देखिए, हर एक की अपनी लिमिटेशन होती है। सऊदी अरब और ये दीगर जो कंट्रीज हैं, इनकी भी अपनी लिमिटेशंस है, बिकॉज दे डील विथ यूएस। और अभी पिछले 3 साल में आप देखें तो हॉरिजॉन ब्रॉड हो गया है। सऊदी अरब इज इक्वली डीलिंग विद रशिया, सऊदी अरब इज इक्वली डीलिंग विद एग्जैक्टली। चाइना। चाइना से तो हम्म। बहुत अच्छे वो हो गए, बल्कि ऑयल के हवाले से। अब देखिए, स्टेट ऑफ हुर्मुस नहीं बंद हुआ। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा, हालांकि जो पहला काम ईरान को करना चाहिए था, स्टेट ऑफ हुर्मुस को बंद करना चाहिए एग्जैक्टली। था, बिकॉज देयर इज सम इन्फ्लुएंस, देयर इज सम चाइनीज इन्फ्लुएंस, देयर इज सम रशियन इन्फ्लुएंस। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल नेविगेशन जारी हो, सारी रहे। दिस वेंट एज अ सरप्राइज फॉर यूएस, क्योंकि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता, तो फिर अमेरिका इससे बड़ा अटैक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेकेट कराने के लिए करता। तो ठीक ये है। सब चीज़ें हैं कि ये बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी रियल पॉलिटिक्स हैं। एंड आई थिंक बस वही है कि वो जो ईरानी मुहावरा है ना कि नशिस्तम गुफ्तम बरखास्तम, मेरा ख्याल है अगर मिडल ईस्टर्न स्टेट्स वो छोड़ दें हम्म। एंड दे स्टार्ट asserting themselves, the world will start changing. थैंक यू सो मच। एंड पे कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वॉर से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी मुल्क के मसाइल वॉर पे हल नहीं हुए, टेबल पे ही हल होते हैं। ना सिर्फ ईरान और अमेरिका को अपने आप को जो है ना एक 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 क्लॉज में लाकर अपने मसाइल को हल करना चाहिए। बेसिकली न्यूक्लियर इशू है, और ईरान जब कह रहा है कि डजंट वांट टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, देन व्हाट द बिग इशू? इट कुड गो ऑन एंड स्ट्राइक अ डील विद द अमेरिकन्स दैट, देखिए हम हमारी
टेक्नोलॉजिकल एनरिचमेंट के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन सोवरेनिटी। देयर इज़ अ डील, जैसे वो फर्स्ट डील हुई थी। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को भी बैठ के टेबल पे बात करना चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम दे रहा हूँ। जब तक बातचीत नहीं होगी, वी आर लूजिंग ऑन द जियो इकोनॉमिक्स। There are billions and trillions of dollars that we are losing on the economy only because we want to live in the baggage of history. Come out of the baggage of history, both Islamabad, Tehran, Washington DC, as well as my dear Delhi. Please come out. थैंक यू सो मच। दोबारा बुलाऊंगी सर मैं आपको It's किसी always my पॉडकास्ट pleasure. पे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।